Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की दो जजेस की एक बेंच बैठी थी और इनका जो वर्डिक्ट आया है वो स्प्लिट वर्डिक्ट आया है। एक सपोर्ट में आया है और एक इसके सपोर्ट में नहीं आया है। तो जीएम मस्टर्ड से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं जो बायो सेफ्टी क्रॉप्स की बात होती है, भले वो प्री का टॉपिक्स हो या मेंस का टॉपिक हो, इसमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक वाई दिस इज़ अ न्यूज़। आफ्टर दैट वीडियो के एंड पे हम इससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स और एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वाई न्यूज़। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट जो है वो डिलीवर किया है। जो सेंटर गवर्नमेंट है, इसका डिसीजन था कि कंडीशनल अप्रूवल दी गई थी एनवायरमेंटल रिलीज की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। अब यहाँ पर अब केस को जो है वो एक 3 जज बेंच को सौंपा जाएगा, जहाँ के बाद इसका वर्डिक्ट फाइनल किया जाएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप होती हैं। इसके जीन को इंजीनियर करके चेंज किया जाता है, जिसमें जीन अल्टरेशन होता है, जीन मॉडिफिकेशन होता है, जहाँ आप क्रिस्पर की बात सुनते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। अब जीएम मस्टर्ड क्रॉप के बारे में हम जानेंगे। तो इसको सबसे पहले जो बनाया गया था 2015 में बनाया गया था, सितंबर 15 को। ये जो बेसिकली जो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन फॉर क्रॉप प्लांट्स है, जिसको CGMCP भी कहते हैं, ये दिल्ली में है। इसने अप्रूवल सॉर्ट की थी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है एनवायरमेंट रिलीज के लिए, जो जीएम मस्टर्ड DM11 उन्होंने बनाया था। लेटर ऑन यहाँ पर जो सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन फॉर क्रॉप्स प्लांट है, वील बेसिकली कंसिडर दिस नाउ एज CGMCP। इसने बायोसेफ्टी डॉजियर सबमिट किया था यहाँ पे GEAC को, जिसने एक सब कमेटी बनाई और एग्जामिन किया इसके कंटेंट्स। रिवीजन के बाद सब कमेटी ने रिपोर्ट को सबमिट किया और यहाँ पे कमेंट्स इनवाइट किए सितंबर 2016 में। लेटर ऑन मई 11 2017 को GEAC ने रिकमेंड किया कि एनवायरमेंटली हम रिलीज कर सकते हैं जीएम मस्टर्ड को, फील्ड टेस्ट अलाउ किए क्रॉप के इफेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए। हाईवर यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट थी, इसने इस प्रपोजल को वापस भेज दिया री एग्जामिनेशन के लिए मार्च 2018 में, जब बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस होने लगे। लेटर ऑन GEAC ने यहाँ पे जो CGMCP है, इसको डायरेक्ट किया कि इसके इफेक्ट्स को मॉनिटर करें, जो हनी बीज पर होता है या जो सोशल माइक्रोबियल डाइवर्सिटी पर होगा। लेकिन ये टेस्ट जो थे ये लेटर ऑन डिफर हो गए, 2020-2021 के बीच में बंद हो गए, हो नहीं पाए जब कोविड का काल आया। नेक्स्ट GEAC ने अपॉइंट की यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी। तो इन्होंने ये देखा कि इनका हनी बीज की पॉपुलेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये डिस्क्रिमिनेट, और खासकर की हनी बी जो है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करती है बाकी GM क्रॉप्स के बीच में और नॉर्मल क्रॉप्स के बीच में, खासकर की यहाँ पर जब बात आती है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने केस क्या है? तो ये जो केस है यहाँ पर, ये केस जब चैलेंजेस आए थे एनवायरमेंटलिस्ट, यहाँ पे एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिनका नाम है अरुणा रॉड्रिगस। इन्होंने यहाँ पर, और इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो जीन कैंपेन है, इन्होंने GEAC का जो अप्रूवल हुआ एनवायरमेंटल रिलीज के ऊपर जीएम मस्टर्ड क्रॉप पे, इसको चैलेंज किया और यहाँ आर्ग्यू किया कि डिसीजन प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ये जो है वो वायलेट करता है, यहाँ प्रॉपर साइंटिफिक स्क्रूटनी नहीं हुई है। अब जस्टिस BV नगराथना का यहाँ पे क्या कहना है कि इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि जो GEAC है इसने रिक्वायर फील्ड टेस्ट नहीं किए हैं, इन्होंने प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो हैं उनको इग्नोर किया, पब्लिक ट्रस्ट को वायलेट किया गया है। एंड शी देयरफॉर हाईलाइटेड कि देयर वर नो लॉन्ग टर्म स्टडीज कंडक्टेड on the effects of this GM mustard, and this was according to her it was a failure to ensure the environmental safety. नेक्स्ट यहाँ पे जो जस्टिस संजय करोल थे, इनके पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो उन्होंने बिलीव किया जो GEAC का प्रोसेस था दैट वाज थॉरो, दैट वाज बेसिकली सपोर्टिंग द साइंटिफिक एविडेंस डेवलपमेंट। ये भी इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो फील्ड टेस्ट थे वो नेसेसरी हैं क्रॉप के जो इम्पैक्ट है हेल्थ और बायोडाइवर्सिटी पे। इन्होंने ये भी नोट किया कि जो बाकी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने ही रिकमेंड किया था GM मस्टर्ड को रिलीज करने के लिए, और कि जो हनी बी है ये अवॉइड नहीं करती GM क्रॉप को, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियर्ड कैनोला की जब बात आती है। तो अब यहाँ पर इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ सिग्निफिकेंसेस भी हैं। GM मस्टर्ड के पास पोटेंशियल है कि ये यील्ड्स को जो है वो इंक्रीज कर सकता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, स्टेबलाइजेशन हो जाएगा एडिबल ऑयल प्राइसेस का, कंज्यूमर्स का,
फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, और वेराइटीज जैसे DMH11 इन्होंने शो किया है कि जो यील्ड इंक्रीज है अप्रॉक्सीमेटली 28% हो जाती है अगर हम नेशनल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो। एनवायरमेंटल चैलेंजेस क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, यहाँ पे इसका बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट आता है, यहाँ कंसर्न्स हैं इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट पर जीएम मस्टर्ड का नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म जैसे हनी बीज पर, या माइक्रो जो सॉइल माइक्रोबिया होता है इस पे। तो एक्सटेंसिव रिसर्च, एडेप्टिव मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू मिटिगेट दीज इकोलॉजिकल कंसर्न्स। थॉरो रिस्क असेसमेंट जो है इसकी ज़रूरत है इवेलुएट करने के लिए कि जो एलर्जीसिटी है, जो टॉक्सिसिटी है नोवल प्रोटीन्स की, ये जो इंट्रोड्यूस किया गया है जीएम मस्टर्ड क्रॉप में, लॉन्ग टर्म स्टडीज होनी चाहिए मॉनिटर करने के लिए जो इम्पैक्ट होगा इसका फूड सिक्योरिटी पे, इंक्लूडिंग इफेक्ट्स जो इसकी क्रॉप डिजीजेस पर होंगे, इक्विटेबल एक्सेस जीएम टेक्नोलॉजीज पर, फार्मर का जो राइट है टू सेव एंड एक्सचेंज सीड्स ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस का, इनको एड्रेस किया जाना चाहिए इंक्लूसिव पॉलिसीज के थ्रू जो प्रमोट करती हैं फार्मर की ऑटोनॉमी को डिसीजन मेकिंग में। अब यहाँ पे बीटी कॉटन से भी कुछ लेसन्स लिए जा सकते हैं। सक्सेसफुल एडॉप्शन जब बीटी कॉटन का हुआ था इंडिया में, तो इसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो जीएम क्रॉप्स होती हैं इनका क्या पोटेंशियल हो सकता है, और यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई थी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसे इलाकों में। फूड सिक्योरिटी पर भी यहाँ कंट्रीब्यूट हुआ था। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो बीटी कॉटन के थे एनवायरमेंटल इफेक्ट पर या बायोडाइवर्सिटी पे, नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स पे, इसको बहुत हैवीली डिबेट किया जाता है। यहाँ पे ये हाईलाइट करती हैं एक थॉरो ऑनगोइंग असेसमेंट की, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए। जीएम मस्टर्ड जो है ये अंडरस्कोर करती है एक ट्रांसपेरेंट, एक इंक्लूसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के लिए, ताकि जो पब्लिक कंसल्टेशन हो उसको उसमें इंकॉर्पोरेट किया जाए और स्टेक होल्डर का एंगेजमेंट भी हो, फार्मर्स का और बाकी सबका। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस की या सिग्निफिकेंस की जो जीएम मस्टर्ड है, डिस्पाइट जब हम 116.5 लाख टन एडिबल ऑयल यहाँ प्रोड्यूस कर रहे थे 2021-2022 में, इसके अलावा यहाँ इंडिया ने 141.93 लाख टन का मस्टर्ड जो है ये हमने इंपोर्ट किया था। अब ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट गैप दिखाता है। मस्टर्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये 40% इंडिया का जो जितना भी एडिबल ऑयल का प्रोडक्शन होता है जो इंडिया में होता है, उसका जो 40% है दैट इज थ्रू द मस्टर्ड। यहाँ पर जीएम मस्टर्ड का जो इंक्रीज यील्ड था हमने देखा दैट वाज अराउंड कुछ 28% यहाँ पर, और तो ये जोनल बेंचमार्क्स को भी सरपास करता है। एफिशिएंसी इंप्रूव्ड है। जीएम मस्टर्ड जो है रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने में हेल्प कर सकती है, एंड दैट इज टू इन ऑप्टिमाइज्ड वे। लेस वाटर की ज़रूरत होगी, फर्टिलाइजर कम लगेगा, पेस्टिसाइड्स कम लगेगा ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के मुकाबले। ये एफिशिएंसी बहुत क्रूशियल है खास करके एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्राइस वोलाटिलिटी है, जो प्रोडक्शन है वो एनहेंस हो जाता है जीएम मस्टर्ड के थ्रू। ये स्टेबलाइज करता है एडिबल प्राइसेस को जो डोमेस्टिक मार्केट में होते हैं, तो बेनिफिट अल्टीमेटली होगा कंज्यूमर्स का। फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी। एडिबल यहाँ ऑयल कोरेंडम देखेंगे, सो लगभग दिस इज की मस्टर्ड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन में, 40% टोटल कंस्टिट्यूट करता है। हमने देखा डिस्पाइट हमने जब इतना लाख टन एडिबल ऑयल बनाया तो इतना लाख टन हमने इंपोर्ट किया था 2021-22 में। यहाँ पर जो प्रोजेक्टेड डिमांड एडिबल ऑयल्स की ये एक्सपेक्टेड टू रीच है कि 34 मिलियन टन्स हो जाएगी 25-26 तक। नेक्स्ट तो ये एक अर्जेंट नीड दिखाता है ताकि न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे जीएम मस्टर्ड हैं इनको एड्रेस किया जाए। पोटेंशियल यील्ड इंक्रीज यहाँ पे होता है, ये 3 to 3.5 टन पर हेक्टेयर का यहाँ इंक्रीज होता है इस वैरायटी को यूज़ करके। इंप्रूवमेंट होता है ओवरऑल नेशनल एवरेज में। इनपुट एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है, लेस वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की रिक्वायरमेंट जब कम हो जाती है तो। नाउ विल टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, व्हाट कैन बी डन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंसिव रिसर्च इज़ वेरी नेसेसरी टू नो कि जो इसके नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हैं, ऑन एंड ब्रॉडर एनवायरमेंट कंसर्न्स रिलेटेड चीज़ें। थॉरो रिस्क असेसमेंट्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म सब्सिडीज होनी चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट ये इंश्योर करने के लिए जो जीएम मस्टर्ड की सेफ्टी होगी, ह्यूमन कंजम्पशन क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा फूड सिक्योरिटी पे, इंक्लूडिंग जो क्रॉप डिजीजेज हैं। एथिकल कंसर्न्स, पॉलिसी को एड्रेस करना चाहिए, इक्विटेबल एक्सेस हो जीएम टेक्नोलॉजीज़ का, यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को प्रोटेक्ट किया जाए, फार्मर ऑटोनॉमी को प्रमोट किया जाए डिसीजन मेकिंग में, या बैलेंस्ड और इंक्लूसिव अप्रोच की ज़रूरत है। यहाँ रेगुलेटरी व्हाट कैन बी लर्न फ्रॉम लेसन्स फ्रॉम द पास्ट,
एडॉप्शन ऑफ बीटी कॉटन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ दिस, यहाँ जीएम अप्रूवल भी हो सकता है। ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव रेगुलेटरी प्रोसेस होना चाहिए, यहाँ कंसर्न्स होने चाहिए, जो लैक ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन हुआ, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट हुआ, ऑनगोइंग मॉनिटरिंग असेसमेंट एनवायरमेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स पे, टारगेटेड ऑर्गेनिजम्स पे, सॉइल के माइक्रोबैक्टीरियम पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म स्टडीज़ की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ के पास होनी चाहिए, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होना चाहिए, स्ट्रेंथन करना चाहिए इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटीज़ को, इफेक्टिव ओवरसाइट होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में। Transparent communication is very necessary to foster trust, ensure informal decision making. Policy maker scientist को एक proactively engage होना चाहिए stakeholders के साथ, जिसमें farmers, consumers हो। Inclusive approach should be there. Stakeholders होना चाहिए, feedback concerns होना चाहिए, प्रोग्रेस क्या है, पब्लिक वेलफेयर क्या है, ये सारी चीज़ें। एजुकेशन एंड अवेयरनेस इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, जहाँ पे डायलॉग हो पॉलिसी मेकर, साइंटिस्ट, फार्मर्स के बीच में, कंज्यूमर्स के बीच में। वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच की यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट, ताकि नए नए पोटेंशियल बेनिफिट जो टेक्नोलॉजी के हैं, लेजिटिमेट कंसर्न्स उनको एड्रेस किया जा सके, जैसे एनवायरमेंटल सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी, एथिकल कंसर्न्स जो हैं, पॉलिसी मेकर्स को रिलाई करना चाहिए जो साइंटिफिक एविडेंसेस पर हैं। थॉरो रिस्क असेसमेंट यहाँ होना चाहिए, पब्लिक इनपुट को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ब्रॉडर सोशल इम्प्लीकेशंस यहाँ पे एड्रेस किए जा सकते हैं। कोलैबोरेशन फॉस्टर होना चाहिए साइंटिस्ट के बीच में, पॉलिसी मेकर्स के बीच में, डाइवर्स स्टेक होल्डर्स के बीच में, नेविगेट करने के लिए जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जीएम मस्टर्ड की। तो ये एक बैलेंस और इंक्लूसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देगा जो पब्लिक ट्रस्ट को इंस्पायर करे। Next, we have our today's film split discussion. The question says which of the following is a primary argument against the environmental release of the J mustard as presented in the Supreme Court case? Lack of sufficient research on the impact of GM mustard on human health, potential negative impact of GM mustard on traditional farming practices, inadequate assessment of environmental consequences of GM mustard cultivation, concerns about the monopoly of private cooperation in the seed industry. You can type the answer in the comment section. The related is correct or not. Then today's main discussion. The question says critically examine the potential benefits and risks associated with the cultivation of GM mustard in India in the light of the Supreme Court's split verdict. Discuss the need for a comprehensive regulatory framework for genetically modified crops in India. So this is all about today's video and session. Hope you understood it well. So you can write this answer, you can send it to us and we'll evaluate it. So thank you. Have a nice day and stay tuned to the Analyst IAS for your better preparation.